नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? ऑल गुड, सब ठीक हैं जी? हाँ जी, हम बढ़िया हैं। आज आपका टेंस का पार्ट 2 है। आज हम यूजेस सीखेंगे भाई, किस टेंस का यूज कब करते हैं, कहाँ पे करते हैं। ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब कैसे बनेगी? वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। इतना तो सिंपल है। चलो, क्या होता है टेंस? वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता है। टेंस क्या है? वर्ब है। वर्ब से एक्शन कब हुआ ये पता लगना ही हमारा टेंस है। भाई वर्ब से हमें ये पता लग जाए एक्शन कब हुआ, वही हमारा टेंस है। तो टेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की अगर जरूरत होती है तो आपको पता है डू और डज की होती है, और आपको यह भी पता है डू और डज के बाद हमेशा वी वन आता है। एफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अगर जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट। मैंने बोला निगेटिव में इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो निगेटिव में मैं डू डज और नॉट को वी वन के बीच में लगा देता हूं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में मैं हेल्पिंग वर्ब पहले रख देता हूं, और सेकंड टाइप में डब्ल्यू एच वर्ड मेरा और भी पहले आ जाता है। चलो, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं वही बात फिर से आपसे बोल रहा हूं। एक मत दो हमारे ऐसे टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब आती भी है और नहीं भी आती है। दो वर्ब है हमारे जिनमें हेल्पिंग वर्ब आएगी भी, नहीं भी आएगी। कौन कौन से? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट। एफर्मेटिव में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, निगेटिव में आती है। निगेटिव में आती है नॉट। ठीक है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देते हैं, वही पहले वाली बातें मैंने आपको बताई है। ठीक है। चलो, आप बोलो सर जी डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है? जो मैं जितना मुझे पता था, मैं सोचता था डब्ल्यू एच फैमिली हम बोलते हैं जैसे हमने बोला व्हाट, तो ये डब्ल्यू एच ये है वेयर। जो मैं सोचता था, मुझे लगा डब्ल्यू एच वर्ड ये है। नहीं, ऐसा नहीं है। डब्ल्यू एच फैमिली से मेरा वर्ड है ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, वो या तो डब्ल्यू से शुरू हो या एच से शुरू हो। ये डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है, ये डब्ल्यू फैमिली के वर्ड है, और ये एच फैमिली के वर्ड है। हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये एच फैमिली के वर्ड है। और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। बात समझे? ये वाले वर्ड एच फैमिली के वर्ड हैं। कौन सी फैमिली के? एच फैमिली के। ये डब्ल्यू फैमिली के वर्ड हैं। जो डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं वो डब्ल्यू फैमिली के वर्ड है, और जो एच से शुरू हो रहे हैं वो एच फैमिली के वर्ड है। बताओ कि आपको भी ऐसा लगता था जैसे मुझे लगता था कि डब्ल्यू एच फैमिली से मतलब है वैन डब्ल्यू एच है, वेयर डब्ल्यू एच है, तो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं इसलिए इन्हें डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। सी प्ले द पियानो, वह पियानो प्ले, किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए प्ले बोलते हैं। प्ले ड्रम्स, प्ले पियानो और प्ले गिटार, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है। चलो, मैंने बोला सेंटेंस में ना तो इंटेरोगेटिव है, नॉट ना नहीं नॉट आया है, तो डू डज नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? आपके वी वन में एस या ईएस लगाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी वन में एस या ईएस लगाएंगे। प्ले नहीं आएगा, प्लेज आएगा। बात समझन में आई मेरे भाई?
आई बात समझन में? चलो जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, लिव्स में एस या ई एस लगा दी, ये तो सिंगुलर हो गई, तो यहां एस या ई एस नहीं लगानी है, लिव आएगा। दे लिव इन आगरा। समझे? बहुत जीरो से, बहुत बेसिक से पढ़ाते हुए चलूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डज प्लेज नॉट द पियानो। अब आप सेंटेंस बोलोगे, हाँ, प्ले मतलब बहुत सारी चीज होती है, प्ले नाउन भी है, प्ले खेल होता है, और प्ले वर्ब भी है, ठीक है। प्ले का मतलब एक प्रकार से नाटक भी होता है, वहां प्ले, नाटक के लिए प्ले बोलते हैं हम, ठीक है, ओके। इंग्लिश एक गरीब लैंग्वेज है, इसके पास हर वर्ड के लिए अपने अलग शब्द नहीं है, तो एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देखो, अगर पापा के छोटे भाई हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चाचा। पापा के बड़े भाई हैं, उन्हें हम बोलते हैं ताऊ जी। हमारी जो मम्मी के भाई होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मामा जी। और हमारी जो बुआ के जो हस्बैंड होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं फूफा जी। ऐसे ही होता है ना, अंग्रेजी में सब है अंकल। अंकल वर्ड ही नहीं है इनके पास, इतने इतने वर्ड ही नहीं है कि छोटे पापा के छोटे चाचा को क्या बोले और ताऊ को क्या बोले। तो इंग्लिश जो है बहुत गरीब लैंग्वेज है, बहुत गरीब, सच में, ये मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ऐसा है। तो ऐसे ही प्ले खेलना भी है, प्ले नाटक भी है, और खेलने को प्ले बोलेंगे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने को भी प्ले बोलेंगे, तो एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। आप बोलो सेंटेंस में नॉट आया है, तो सर जी मुझे देखना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट सी, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, फिर मेन वर्ब नॉट, और फिर आएगा V1 डू डज डिड। देखो, सिंगुलर के साथ एस सी आई एस लगती है, तो मैंने डू में एस सी आई एस लगा दी ना, मैं इसमें नहीं लगाऊंगा मेरे भाई, इसलिए प्ले आएगा, द पियानो। हम्म। ठीक है मेरे भाई, समझे? तो मैंने बोला आपको, ये बात मैंने कल भी समझाई थी कि आपको एक बात याद रखनी है, अगर नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा नॉट, और डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती है। मेरी बात समझ रहे हो? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव। अब मैंने बोला इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो डू लगी हुई है, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं दे, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती है डायरेक्ट, तो लिव आएगा इन दिल्ली। अब इनके हिंदी मीनिंग देख लो, बताओ। दे, डू दे लिव इन दिल्ली, क्या वो दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। सी डज नॉट प्ले द पियानो, वह पियानो नहीं बजाती है। दे लिव इन आगरा, वो आगरा में रहते हैं। सी प्लेज द पियानो, वह पियानो बजाती है। ये इनके हिंदी मीनिंग हो, ठीक है। चलो, अब एक चीज आपने कॉमन देखी, वह पियानो बजाती है, उसका मतलब उसकी प्रेजेंट की हैबिट है ना। वे दिल्ली में रहते हैं, इसका मतलब वो भी प्रेजेंट का कोई एक्शन हैबिट है। वह पियानो नहीं बजाती है, प्रेजेंट की कोई हैबिट एक्शन है। क्या वे दिल्ली में रहते हैं? आप किसी प्रेजेंट की हैबिट के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, आप किसी प्रेजेंट की हैबिट के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है, अब मैं देखो यहां लिखता चलूंगा, बहुत नोट्स आपके ऐसे बनवाऊंगा कि आपको रटने ना पड़े। क्या क्या, एक तो ये प्रेजेंट की हैबिट आती है इसमें, प्रेजेंट की हैबिट, हमारी प्रेजेंट की कोई भी हैबिट है, कोई भी हैबिट है प्रेजेंट की, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे आप रोज लाइब्रेरी जाते हैं, तो यू गो टू लाइब्रेरी, प्रेजेंट की हैबिट है, हुई ना प्रेजेंट की हैबिट। और बताओ आपकी कौन कौन सी प्रेजेंट की हैबिट है? आप 4 बार चाय पीते हो, आई ड्रिंक टी 4 टाइम्स अ डे, है ना। और आप, और कौन कौन सी हैबिट है आपकी? रोज 2 घंटे रील स्क्रॉल करते हो, आई स्क्रॉल रील्स 2 आवर पर डे,
है ना। आप और बताओ, आपकी कौन कौन सी प्रेजेंट की आदतें हैं जो आप प्रेजेंट में एक्शन करते हो, प्रेजेंट की हैबिट हो या रूटीन एक्शन हो। ये है तो आपकी आदतें हैं, आपका रूटीन है ये, एक ही तो है ना जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस है अभी आप करेंगे क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन वास्तव में जो स्टूडेंट होते हैं ना वो मतलब समझ नहीं आता कैसे होते हैं। पहले हम बोलते थे नोट्स बना, नहीं सर जी कोई बुक बता दो, नहीं सर जी कोई बुक बता दो, नहीं सर जी कोई बुक बता दो। और हम बोल रहे हैं नोट्स नहीं बनाने, सर जी नोट्स बनाने हैं क्या, नोट्स ये उल्टे चलते हैं। और सक्सेस का पहला रूल होता है कि पहले अपना जो गुरु है उसको ध्यान से चुनो, ध्यान से चुनो, उसका चुनाव ध्यान से करो, और फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। तो उसे ब्लाइंडली ही फॉलो करो, जो वो बोल रहा है उसको फॉलो करो। फिर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राइट नहीं आएगा, राइट्स आएगा। फटाफट करने हैं आपको। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू नहीं आएगा, डज आएगा। और डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आती है तो लाइक आएगा। माई फादर, भाई पापा एक ही है मेरा, तो डज आएगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। और डू डज डिड के बाद वी वन आती है, आए हुआ है। नॉट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, नॉट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, बिल्कुल ठीक है। और देख लो, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो डज नहीं आएगा, डू आएगा। डू द स्टूडेंट्स, डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आती है तो अंडरस्टैंड नहीं आएगा, अंडरस्टैंड आएगा। द कॉम्प्लेक्स मैथ लेसन टुडे। क्या स्टूडेंट ने जटिल मैथ का जो लेसन है आज उसे समझा, ये इसका हिंदी मीनिंग है। डज इट रेन, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज बिल्कुल ठीक है। डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आता है तो रेन्स नहीं आएगा, रेन आएगा। बताओ, सारे ही किसी न किसी रूटीन एक्शन को या हैबिट को दिखा रहे हैं, जैसे कि डू इट डज इट रेन हैविली इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या देश के इस भाग में बहुत ज्यादा बारिश होती है ड्यूरिंग जुलाई, जुलाई में, मतलब हर बार जुलाई में बारिश होती है क्या। तो एक हैबिट के बारे में आप पूछ रहे हो। एक हैबिट मतलब कि आज भी ऐसी वो काम हो रहा है वो पूछ रहे हो आप। क्या स्टूडेंट ने समझा कि आज आपने उन्होंने वो चीज समझी, और प्रेजेंट के किसी फैक्ट के बारे में पूछ। उससे ज्यादा जरूरी है ये यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है। या तो यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक लिखो यहां पर। यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। मैंने बोला हमेशा, मैंने बोला हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं, जो हमेशा सत्य हो, जो कल भी सत्य थे, आज भी सत्य है। वो वो आपने गाना सुना होगा, कल भी सूरज निकला था। कल भी सूरज निकलेगा, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। तो सूरज कल भी निकला था, सूरज कल भी निकलेगा, ये फैक्ट है। मतलब बदल नहीं सकते आप किसी चीज को। जैसे भाई जो वाटर है उसका सूत्र H2O है। बुक में नोट्स हैं, बुक में ये सारी चीजें हैं, एक एक एग्जाम्पल है। क्लास में थोड़ा मैं ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ, मतलब डीप का मतलब है ज्यादा एग्जाम्पल के साथ पढ़ा रहा हूँ बस। ऐसा नहीं मैं ज्यादा रूल पढ़ा रहा हूँ। ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो हमेशा पूरब से निकलता है। आज सूरज किधर से निकला, जी ईस्ट से। कल किधर से निकलेगा, जी ईस्ट से। कल किधर से निकला था, जी ईस्ट से। एक साल पहले किधर से निकला था, जी ईस्ट से। जो बात कल, आज और कल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों जगह सही हो, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, ट्रुथ मतलब सत्य। हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों जगह अप्लाई हो, वो चीजें होती हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। न्यूटन फाउंड दैट ग्रेविटेशनल
फोर्स पुल्ड डाउन एवरीथिंग। ये क्वेश्चन मैं हर बैच में पूछता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं बता पाते। देखते हैं बता पाओगे या नहीं। क्वेश्चन है न्यूटन फाउंड, न्यूटन ने पाया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हर चीज को नीचे खींचता था। बताओ। देखो सेंटेंस में देखना है क्लॉज कितनी है, तो हर क्लॉज एक सेंटेंस का टेंस होगा। सेंटेंस में जितनी क्लॉज है उतनी टेंस होंगे। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में क्लॉज कितनी है। न्यूटन सब्जेक्ट फाउंड वर्ब, तो क्लॉज 1 हो गई है मेरी। दैट कंजंक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्ड डाउन वर्ब है, क्लॉज 2 हो गई है। अब सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, इसका मतलब सेंटेंस में दो टेंस हैं। हर क्लॉज एक टेंस में होती है। ठीक है, चलो। फाउंड्स, फाइंड, पुल्स, पुलीज, फिंड, हैंड और निकलो, ये सारे चमगादड़ और ये सारे चूहे, सारी जो छिपकली हैं, ये आ जानी चाहिए तुम्हारे अंदर की बाहर। तुम्हारे दिमाग में जो कीड़े मकोड़े हैं ना, ये आने चाहिए बाहर। कोई फिंड बोलता है FEND, कोई फंड बोलता है, कोई फाइंड बोलता है, कोई फाइंड से बोल रहा है, कोई पुलिंग बोल रहा है, कोई पुल से बोलता है, कोई पुल डाउन से बोल रहा है, फाउंडेड कर रहा है कोई। पता लगे, मुझे भी तो पता लगे मेरे स्टूडेंट्स का लेवल क्या है। चलो, एक ने तो बोल दिया जी एरर ही नहीं है। थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिव करो। नितिन भाई आपका सही है, मुबारक हो, आप जीतते हो 7 करोड़, बधाइयां। पहले दिमाग को थोड़ा एक्टिव करो, ऐसे थोड़ा सा टैप 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 कर लो, दिमाग में कर लो, क्योंकि जरूरत है, मुझे पता है तुम लोगों को जरूरत है। देखो शर्माना नहीं है, मैं भी तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, न्यूरॉन्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। दो क्लॉज मतलब दो टेंस हैं, हर क्लॉज एक टेंस लेती है। न्यूटन फाउंड, न्यूटन ने पाया, फाउंड जो है वो V2 है। दो वर्ड होती हैं FIND। फाइंड का मतलब होता है पाना, किसी चीज का पता चलना। फाइंड, फाउंड और फाउंड, और दूसरा होता है फाउंड, इसका मतलब होता है स्थापित करना। इसकी V2 होती है फाउंडेड, फाउंडेड। ये लिख लेना आप, बुक में है वैसे ये। तो न्यूटन ने स्थापित किया था या न्यूटन ने पाया था? न्यूटन ने पाया था, न्यूटन को पता चला था, तो ये V2 है फाउंड। क्या न्यूटन है आज पता चली? ये जो फाइंड्स वाले हैं ना, फाइंड्स वाले, ये तुम निकलो अपने बिल से बाहर। ये जो फाइंड्स वाले हैं, फाइंड्स देखो, V2 बताता है पास्ट को कि कोई चीज पास्ट में हुई, और ये बताता है प्रेजेंट को। न्यूटन तुम्हारे घर में छुपा हुआ है। ये जो फाइंड्स वाले हैं, फाइंड वाले, फाइंड तो आ ही नहीं सकता। न्यूटन एक व्यक्ति है तो फाइंड कैसे आ जाएगा V1? तो खुद को थप्पड़ मार लो फाइंड वालों। तो ये जो फाइंड बोल रहे हैं, रोशनी मौर्य, मार दो अपने मुंह पे थप्पड़ बढ़िया से, क्योंकि न्यूटन सिंगुलर सब्जेक्ट है, फाइंड तो नहीं हो सकता है। ये जो फाइंड्स वाले हैं, क्या न्यूटन तुम्हारे घर में बैठा है आज भी? क्या आज भी वह पाता है चीजों को? ये न्यूटन तो सदियों पहले मर गया। न्यूटन ने तो पास्ट में पाई थी, इस बात के बारे में न्यूटन को पास्ट में पता चला था। इसका मतलब न्यूटन ने पास्ट में पाया था, तो ये वाला तो V2 में बिल्कुल सही बना हुआ है, फाइंड नहीं आ सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्सेस है? आप बोलोगे जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्सेस नहीं है। पुल्स डाउन एवरीथिंग, हर चीज को नीचे खींचता है। अब ये चीज है, मैंने यहां से छोड़ी, ये नीचे गिरी, क्यों गिरी?
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर से देखो, फिर से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो चीजों को आज भी नीचे खींच रहा है। पहले थोड़ी ना खींचता था, पहले भी खींचता था और आज भी खींच रहा है। ये जब तक न्यूटन है, जब तक ये चीज नीचे गिर रही, अब चीजें ऊपर गिरने लगी। और रिस्क लो, लो, तुम्हें समझाने के लिए हम इतना बड़ा रिस्क भी लेंगे, थोड़ा ध्यान से लेंगे लेकिन अब हम रिस्क, समझे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो चीजों को आज भी नीचे खींच रहा है, न्यूटन के टाइम पे भी खींचता था, आज भी खींच रहा है। इसका मतलब ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये पुल्ड जो है ये गलत है V2, ये पास्ट में बनाना गलत है, ये पास्ट में गलत है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सिंगुलर है। ग्रेविटेशनल एल वाले क्या होते हैं? NaL वाले एडजेक्टिव होते हैं, फोर्स सब्जेक्ट है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, पल्स आएगा। किस किस को बात समझ में आई? बताओ। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन शायद मैं दे भी ना पाऊं, फिर मैं फिजिक्स ही पढ़ाने लग जाऊं, फिर मैं इंग्लिश छोड़ दूं पढ़ाना। आगे क्वेश्चन है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट, ऑनेस्टी build truth and strengthen relationship in society. The moon reflected the light of the sun during the night. बताओ, जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती थी। सेंटेंस में कितने क्लॉज है? एक है। द अर्थ सब्जेक्ट, रिवॉल्व V2 पास्ट में है। अराउंड द सन उसका ऑब्जेक्ट है, अराउंड प्रेपो, द सन ऑब्जेक्ट, मतलब जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इन अ फिक्स ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट में। आज ना घूम रही, क्या ये आज नहीं घूम रही है? आप बोलोगे तो आज भी घूम रही है जी, कल भी घूम रही थी, कल भी सूरज निकला था, कल भी सूरज निकलेगा। ये तो कल भी घूम रही, आज भी घूम रही है, इसका मतलब प्रेजेंट में बनेगा, रिवॉल्व्स होगा। एक अर्थ है हमारा, अर्थ नहीं है। अंडरस्टूड? ऑनेस्टी बिल्ड ट्रुथ एंड स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप इन सोसाइटी। जो ईमानदारी है वो ट्रुथ बिल्ड करती थी, ईमानदारी सच्चाई को पैदा करती थी और मजबूत करती है रिलेशनशिप एक सोसाइटी में। बताओ, क्या ईमानदारी आज सच्चाई को जन्म नहीं देती है? क्या ईमानदारी से आज सच्चाई का जन्म नहीं होता है? आज भी होता है। ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, ये एक आपका कौन सा फैक्ट है? फिलोसफिकल फैक्ट है, ये फिलॉसफी का फैक्ट है। ऑनेस्टी बिल्डेड नहीं होगा, बिल्ड्स होगा। और एंड के इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एंड के इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्ट्रेंथन्स। ठीक है। द मून रिफ्लेक्टेड द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द नाइट। जो नाइट में जो मून होता है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता था, आज नहीं कर रहा, आज भी कर रहा है ये तो। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड नहीं आएगा, रिफ्लेक्ट्स आएगा। मेरे भाई एक बात ध्यान रख लेना, मैं बोलते हुए लिखता हूं तो मैं स्पेलिंग में एरर कर सकता हूं, ठीक है? अंडरस्टूड? तो यूनिवर्सल ट्रुथ को आप समझे, साइंटिफिक फैक्ट को आप समझे, उम्मीद है समझ गए होगे। हार्ड वर्क ऑलवेज लीडेड टू सक्सेस इन द लॉन्ग रन। जो मेहनत होती है, कठोर परिश्रम हमेशा सफलता दिलाता है अंत में। आखिरकार आपको सफलता मेहनत ही दिलाएगी। तो ये तो फैक्ट है। ऑलवेज लीडेड नहीं होगा, लीड्स होगा। हार्ड वर्क लीड्स। A magnet attracted iron and certain other metals naturally। जो आपका मैग्नेट होती है वो आयरन को खींचती थी, आज ना खींच रही? बताओ मुझे। अट्रैक्टेड मतलब V2, कोई ऐसी चीज जो पहले होती थी अब नहीं हो रही है। ये आयरन तो आज भी लोहे, मैग्नेट तो आज भी आयरन को खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो अट्रैक्ट आएगा।
क्या आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है कि भाई कैसे हम पहचानेंगे कि वो एक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रुथ है? उम्मीद है पहचान लो। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारे रूटीन एक्शन या हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इनसे पता चलता है कि ये हमारे रूटीन एक्शन है, रूटीन या हैबिचुअल हैबिचुअल एक्शंस हैं ये हमारे। ये रूटीन या हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट करते हैं। बहुत आसान है, तुम्हें पता है, तुम्हें जानते हो इन्हें। वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, दिन में एक बार, दिन में दो बार, मंथ में एक बार, दो बार। तो इस तरीके से आप समझ जाते हो कि भाई हाँ, हैबिट की बात हो रही है। और हमारे ये होते हैं हैबिचुअल एक्शन जो और होते हैं डेली, रोज, ऑफन, कभी कभी, सेल्डम, हार्डली, नेवर, ओकेशनली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, रेयरली, स्कार्सली, डेली। तो ये क्या दिखाते हैं? ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं हमारी हैबिट को या रूटीन एक्शन को। ठीक है, चलो। नहीं भाई, तो फिर आप ऐसा होगा ना, अगर आप आयरन बनना चाह रहे हो, कोई और मैग्नेट है, तो फिर बेसिकली जो आपकी मैग्नेट होती है ना, वो दो भागों में टूटी हुई है और आप ऐसे बीच में फंसोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए बनना है तो मैग्नेट बनो। आयरन बनने से क्या फायदा? अपने अंदर इतनी पावर लाओ ना कि आप मैग्नेट बनो। ये तो बहुत बहुत छोटे दर्जे की सोच है कि हम तो आयरन है। बनना है तो मैग्नेट बनो, आयरन खुद आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। अपने अंदर इतनी क्वालिटीज लाओ कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, ना कि तुम लोगों की तरफ आकर्षित हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए तो जन्म नहीं दिया होगा कि तुम दूसरों के पीछे भागो, तुम सेलिब्रिटीज के पीछे भागो, एक फोटो हो जाए, तुम बड़े लोगों के पीछे भागो कि मुझे नौकरी दिला दे, या कोई आपका छटपुटिया नेता वो आपके कहीं आ जाए तो वहां भाग के जाके आप, है ना, सेल्फी खिंचाओ। मतलब वो नेता देख भी नहीं रहा है और वहां आप सेल्फी खिंचा रहे हो। इसके लिए तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होगा। बनना है तो मैग्नेट बनो। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक नॉर्मल पदार्थ है मैग्नेट। एक स्टील मान लो, स्टील को जब तक मैग्नेटाइज नहीं किया जाता है, तो वो एक एक आयरन के कण को नहीं उठा सकती है। और जब उसे मैग्नेटाइज किया जाता है तो वो अपने से 10 गुना भार को उठा सकती है। यही इंसान के साथ है। अगर उसका फोकस उसके अंदर नहीं है तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। अगर उसके अंदर डेडिकेशन, फोकस है, तो अपने से 10 गुना बड़ी, अपनी क्षमताओं से 10 गुना ज्यादा सफलता पा सकता है। बताओ। चलो, ही इज गोइंग एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आप बोलोगे जी ही इज गोइंग एवरीडे, एवरीडे से मुझे पता लग गई, ये तो उसकी आदत है। और आपको पता है आदत वाले सेंटेंस हम बनाते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो ही गोज कर देंगे। ही एवरीडे गोज भी लिख सकते हैं, ही गोज एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। एवरीडे बाद में भी आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, समझे? तो फिर अगर आपके पास कूड़ा ही आ रहा है ना, फिर समाज आपके ऊपर थूकेगा ही। आप उसी के काबिल हो, आप डस्टबिन ही बने रहो। फिर जब आपने अपने आप को डस्टबिन मान लिया है, तो फिर तो वो तरीके हैं कि आप देख लेना कि कोई दूर से पिचकारी आपके ऊपर मार रहा है, कोई जलती सिगरेट आपके अंदर डाल रहा है, कोई सड़ा हुआ डाल रहा है, कितना सड़ी हुई चीजें आपके पास आती है। बने रहो डस्टबिन। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्किंग इन माई गार्डन। ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान मैं अक्सर अपने गार्डन में काम करता हूं। अब मेरे भाई ऑफन वर्ड ने बताया मैं किसी हैबिट को दिखाता हूं।
और आपको पता है हैबिट वाले एक्शन अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे, तो इसलिए आई एम ऑफन वर्किंग नहीं होगा, आई ऑफन। ऑफन हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, तो आई के साथ वर्क आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगा। कितने साथियों को बात समझन में आई? कितने साथियों को भाई बात आई समझन में, बताओ भाई। ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर मतलब आदत हो गई, और आदत है अगर प्रेजेंट में बन रही है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक ने तो ऑफन सी कर दिया है, ओए होए होए वंदना जी, मैं क्या क्या वंदना करूं आपकी, क्या क्या वंदना करूं। ऑफन्स, ये ऑफन तो मैं आपको एडवर्ब में पढ़ा चुका हूं कि एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मेन वर्ब से पहले आता है। अक्सर, गाना भी सुनाया था, अक्सर दिल तुझे याद करता है। ऑफन को आपने वर्ब कैसे बना दिया? ऑफन एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, और मुझसे लगता है 2 दिन पहले ही पढ़ाया होगा। गजनी की बहन लग रही हो मुझे आप, 2 दिन पहले ही, और आपके निकल लिया सर में से। ऐसे मत किया करो, मेरा क्या होगा अगर तुम ऐसे चीजों को भूलोगे, इस तरीके से रिएक्ट करोगे तो मेरा क्या होगा। एम क्यों काटा? एम इसलिए काटा, एम वर्किंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दिखाता है, और ये बोल रहा है मैं आऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 आता है, V1 इज एम आर वॉज वर नहीं आता। दूसरी बात, अगर अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी याददाश्त हो, क्योंकि मैं बता तो 100 बार चुका हूं, इज एम आर वॉज वर के बाद V1 आ भी नहीं सकता। तो अगर मैं एम को नहीं काटता, इसको वर्क कर दूंगा, तो एम वर्क गलत हो जाएगा। हाँ, अगर पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में होता तो पास्ट इंडेफिनिट में बना देते। यार एक बात बताओ, मैं बोलूं मैं अक्सर दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, ये मेरी प्रेजेंट की आदत है, और मैंने अक्सर इसमें यूज कर लिया। आई ऑफन गो फॉर अ वॉक विद माई फ्रेंड्स, मैं अक्सर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था, तो अक्सर इसमें भी आ रहा है। तो क्या जो मेरी हैबिट है वो प्रेजेंट की हो सकती है? क्या मेरी हैबिट पास्ट की नहीं हो सकती? मेरी हैबिट तो पास्ट की भी हो सकती है। तो आई ऑफन वेंट टू प्ले क्रिकेट, मैं अक्सर क्रिकेट खेलने भी जाया करता था। तो मेरी आदत तो प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी। ये आदत को दिखा रहा है। अगर प्रेजेंट की आदत है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे, अगर पास्ट की आदत होगी तो पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। आदत दिखाता है इंडेफिनिट, मतलब बनेगा इंडेफिनिट। माई एल्डर ब्रदर ऑफन इज गोइंग टू जिम इन द इवनिंग टू स्टे फिट। माई एल्डर ब्रदर, जो मेरा बड़ा भाई है, इज गोइंग जा रहा है, इज ऑफन, पहली बात तो ऑफन बोला है, मैं आऊंगा मेन वर्ब से पहले, पहली बात तो ऑफन यहां आएगा। दूसरा, ऑफन बोला है मैं बताता हूं किसी आदत को, चाहे आदत प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो। सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज गोइंग नहीं आएगा, माई एल्डर ब्रदर ऑफन गोज आएगा, क्योंकि मैंने ब्रदर की बात करी है, तो गोज V1 में SAS लग जाएगी, SAS लग जाएगी, गो नहीं होगा गोज होगा। मतलब तुम्हारी पता है स्थिति क्या है? मतलब मुझे कई बार हंसी भी आती है कि चलो अब ये समझे ऑफन वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो अब ये भूल गए कि सब्जेक्ट ब्रदर है, एक भाई है, तो गोज आएगा। अब इसे भूल गए, फिर तुम क्यों करते हो ऐसा यार? मतलब क्यों? वाई? वाई डू यू रिएक्ट लाइक इट, लाइक दिस? तो तुम क्यों इस तरीके से रिएक्ट करते हो कि चलो मैं टेंस सही कर दूंगा तो मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब गलत करूंगा? मैनेजेबल नहीं है तुम्हारे लिए चीजें। वी सब्जेक्ट यूजुअली एक ऐसा एडवर्ब है जो हैबिट को दिखाता है। स्पेंडेड आवर समर वेकेशन एट आवर ग्रैंडफादर्स हाउस, ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? वी सब्जेक्ट है, यूजुअली अक्सर, स्पेंडेड मतलब स्पेंड्स भी ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ स्पेंड्स भी क्यों ठीक है। पहली बात तो स्पेंड्स वाले खुद को तुम्हें चांटा पड़ जाएगा,
वी के साथ स्पेंड से कैसे क्यों आ सकता है, स्पेंड आएगा। देखो अब मैं दो बातें बोल रहा हूँ। मैं अक्सर जो अपनी छुट्टियां हैं वो कहाँ पे बिताता हूँ, दादी दादा के घर बिताता हूँ। और मैं अक्सर अपनी छुट्टियां दादी दादा के घर बिताता था। क्या दोनों सेंटेंस गलत है? क्या दोनों सेंटेंस में से कोई भी गलत है? मैं अक्सर अपनी छुट्टियां दादा दादी के घर बिताता हूं, तो ये प्रेजेंट की आदत हो गई। मैं अक्सर अपनी छुट्टियां दादा दादी के घर बिताता था, ये पास्ट की आदत हो गई। तो यूजुअली बोला है मैं दिखाऊंगा आदत। अब प्रेजेंट की भी आदत को दिखा सकता है, पास्ट की को भी दिखा सकता है। तो यहाँ स्पेंड जो V2 है ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट की आदत, इंडेफिनिट मतलब आदत, इंडेफिनिट मतलब आदत। तो ये सेंटेंस सही है। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। माई फादर इज रीडिंग द न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग वाइल ड्रिंकिंग टी। माई फादर मेरे पापा इज रीडिंग पढ़ रहे हैं द न्यूज पेपर अखबार को हर सुबह। मेरे पापा हर सुबह अखबार को पढ़ रहे हैं वाइल ड्रिंकिंग टी, जब चाय पीते हैं। तो भाई जब चाय पीते हैं तो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, हैबिट को दिखा रहा है। एवरी मॉर्निंग से हैबिट पता लगी, प्रेजेंट की हैबिट है, तो माई फादर रीड्स आएगा। बात समझन में आई? एवरी मॉर्निंग बताई, मैं बताऊं आदत। तो आदत अगर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगी। द टीचर जनरली बताता है, मैं किसी आदत को बताता हूं। देयर स्टूडेंट टू सबमिट असाइनमेंट ऑन टाइम। ये अब एक्सपेक्टेड V2 ठीक है। सामान्यतः टीचर ये उम्मीद करते थे कि उनके स्टूडेंट हैं वो असाइनमेंट को टाइम पर सबमिट करें। तो यहां पर एक्सपेक्ट भी ठीक हो जाएगा। अब आप बोलना क्या चाह रहे हो ये इस बात पर डिपेंड करता है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं पुराने बैचेस की बात करूं, मैं उम्मीद करता था कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो सही रीजनेबल रिप्लाई दें। आई एक्सपेक्टेड हो जाएगा। और मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो आई एक्सपेक्ट हो जाएगा, एक्सपेक्ट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट। ठीक है। तो आदत ये तो दोनों हो सकती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट जो है फिर वो गलत नहीं है। हाँ जी भाई, अंग्रेजों के रूल है ऑफन में टी साइलेंट है। रिया इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ इवन व्हेन द सिचुएशन इज डिफिकल्ट। नहीं, मत करना भरोसा, मत करना। रिया नाम की लड़कियों पे तो बिल्कुल भरोसा मत करना, नहीं बोलती हैं सच। ये नहीं सच बोलती है। रिया इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। रिया हमेशा सच बोल रही है, जब सिचुएशन मुश्किल हो तब भी। तो ऑलवेज से पता चला हैबिट है, इज स्पीकिंग से पता चला प्रेजेंट की है। तो प्रेजेंट की हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, रिया ऑलवेज स्पीक्स हो जाएगा। क्या कोई रिया नाम की लड़की है यहाँ? है कोई रिया? कोई रिया अगर हो तो अपने ऊपर मत लेना, है ना। पिया और रिया तो मैं तुम्हें रटा दूंगा इंग्लिश पढ़ाते हुए। पिया रिया तो तुम ऐसे रटोगे ना, पिया रिया के बारे में तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, पिया रिया बहुत आएंगे। चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पे हमारा खत्म हो जाता है कि इसमें हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं। एक पार्ट अभी रह गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो बाकी रूल है वो दूसरे टेंस के साथ है, समझ रहे हो। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ इसका रूल है, वहां पे पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ इसका रूल है, तो वो रूल हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, एक बार थम अप कर दो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो प्रेजेंट ओम नमः प्रेजेंट इंडेफिनिट स्वाहा। यहां पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट स्वाहा हो जाता है। टेंस हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है। टेंस की टेंशन, नो टेंशन। एक बार लिख दो पी आई स्वाहा। बताओ, पी आई प्रेजेंट इंडेफिनिट स्वाहा।
देखो 12 में से एक का तो हो लिया काम। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे आसान पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे आसान पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे इंपॉर्टेंट पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, चलो। सबसे आसान भी यही है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। द वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट कम अंडर पास्ट इंडेफिनिट कम्स अंडर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे एक्शन जो पास्ट में हो गए, एक्शन फिनिश है। कौन से वाले? फिनिश्ड एक्शंस ऑफ पास्ट, या कोई पास्ट के हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ पास्ट, या कोई पास्ट इवेंट। तीन चीजें इसमें आएंगी। आप पास्ट की कोई घटना बताओ। कल मैं रोड पे जा रहा था, मैंने देखा 2 बिल्ली मरी पड़ी रोड पे। मैंने कब देखा? कल। कब जा रहा था? कल। तो पास्ट का कोई भी इवेंट हो, जब आप पास्ट की कोई घटना बता रहे हो, पास्ट की कोई घटना बता रहे हो, जो आपके हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्ट्री के जो फैक्ट है कद के, हिस्ट्री के फैक्ट फ्यूचर को नहीं बताते, हिस्ट्री के फैक्ट पास्ट को बताते हैं। ठीक है। और तीसरा तीसरा आपके होते हैं फिनिश्ड एक्शन। जो एक्शन फिनिश हो चुके हैं उन्हें भी हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। जो कार्य भूतकाल, भूत मतलब पास्ट, पूरा हो चुका है, वो इसमें आते हैं। इसमें क्या है मेरे भाई? इसमें ऐसे ही इसका कोई चक्कर नहीं है। इसमें या तो आती है V2, एफर्मेटिव में तो V2 आवे, एफर्मेटिव सेंटेंस में V2 आवे है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हम डिड का सहारा लेते हैं। बस दो ही ऐसे टेंस हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? इनमें हेल्पिंग वर्ब आती भी है, नहीं भी आती है। एफर्मेटिव में नो हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में डू डस चलती है और पास्ट में डिड चलती है। ठीक है, चलो नमस्ते भाई। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब में कॉमन है पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट डू डस डिड के बाद V1 आता है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट डू डस डिड के बाद V1 आता है। ये कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉकड टू द पार्क यस्टरडे। मैं कल पार्क घूमा था, कल पार्क गया था। यस्टरडे मतलब कल से पता चला, V2 में बन गया। सी बेक अ डिलीशियस चॉकलेट केक फॉर हर बर्थडे ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। बताओ सेंटेंस में कहां गलती है? आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, बेक तो V1 है, V1 तो नहीं आएगा, या तो करो बेक्स। वह बढ़िया चॉकलेट केक बनाती है अपने भाई की बर्थडे पार्टी के लिए, यह तो बनाती है, हर बार बनाती है। अगर इस बार बनाया है तो आप बोलोगे जी बेक्ड, फिर बेक्ड करो भाई, या तो बेक्स करो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या बेक्ड करो, क्योंकि सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया है। मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि भाई एक्शन प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अब दो चीजें हो सकती हैं, वो हर बर्थडे पर बनाती है तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट बेक्स आ जाएगा, और इस बार बर्थडे पर बनाया है तो बेक्ड हो जाएगा। ठीक है, बेक्ड हो जाएगा। ओके। दे विजिट्स द एंशिएंट म्यूजियम ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन इन रोम। फिर वही बात आती है, दे के साथ विजिट्स तो नहीं आएगा, दे प्लूरल है तो या तो आएगा विजिट।
अब देखो मीनिंग समझना, अगर वे विजिट करते हैं एंशियंट म्यूजियम को समर वेकेशन के दौरान रोम में, हो सकता है हर समर वेकेशन में जाते हो, हर वेकेशन में जाते हो, या इस बार उन्होंने विजिट किया, अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि उन्होंने इस बार विजिट किया है तो विजिटेड आएगा। बात समझ रहे हो? अगर आप ये बोलना चाह रहे हो उन्होंने इस बार विजिट किया, अब देखो आप, मैंने ऐसी बात चली आपने, आप बोलो, दो बात है, आप ऐसे बोल सकते हो वो ना समर वेकेशन में तो वो म्यूजियम को विजिट करते थे, म्यूजियम को विजिट करते थे तो दे विजिटेड ही होगा। आप बोलो समर वेकेशन में तो उन्होंने म्यूजियम को विजिट किया था, आप इस बार की बात बता रहे हो, तो विजिटेड ही आएगा, और वो विजिट करते हैं तो विजिट्स आएगा। ही डिड नॉट फिनिश्ड हिज असाइनमेंट बिकॉज द पावर वेंट आउट। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉट लगा है तो डिड आएगा, डू डस डिड के बाद हमेशा वी वन आती है, तो फिनिश्ड नहीं आएगा, फिनिश आएगा, वी वन आएगा। ठीक है। द कंपनी डिड नॉट लॉन्च, आपको पता है डू डस डिड के बाद हमेशा वी वन आती है, लॉन्च आएगा। आई डिड सीज नॉट योर मैसेज अंटिल आई रीच द ऑफिस, बताओ, दिस मॉर्निंग। अब मुझे आप ये बताएंगे, बताओ, नहीं ये जो मैंने अभी तक के एग्जाम्पल बताए, दो एग्जाम्पल वो कंफ्यूजिंग है, वो समझ नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दो एग्जाम्पल है ये कंफ्यूजिंग है, ये वाले, एक ये और एक ये कंफ्यूजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो क्लियर होंगी चीजें कि वो क्यों कंफ्यूजिंग है, वो समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत सारी चीजें सीखोगे आप, वही मैं बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि भाई पास्ट में बनाना है प्रेजेंट में बनाना है, बिल्कुल बताऊंगा, बहुत अच्छा आंसर। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है इसका मतलब आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, आप सच में सीखना चाह रहे हो। अगर आपके मन में ये डाउट है कि एग्जाम में ऐसा आ जाए सर जी, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा जी मुझे विजिट करना है या विजिटेड करना है, इसका मतलब आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। मुझे अच्छा लगा कि आपके मन में डाउट आया, ये डाउट मैं अभी क्लियर करूंगा। चलो, आई सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, सीज डू डज डिड के बाद हमेशा भी बना हुआ है, सीज तो नहीं आएगा, सी आएगा। ओहो नॉट भी आया है, तो आपको पता है नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब से पहले नॉट सी होगा। योर मैसेज, आई डिड नॉट सी योर मैसेज। चलो, अब मैं आपका वो डाउट दूर करता हूं जो डाउट आपको अभी तक था। पहले फटाफट ये कर लीजिए, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आता है। सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वी वन, डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं, डू डज डिड के बाद उन्होंने वर्ब बदल दिया। अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, और फिर डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आएगा तो लीव आएगा। और लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट लेफ्ट होती है। ठीक है। चलो, अब आप बोल रहे थे कि सर जी पता कैसे चलेगा कौन सा लगाना है, मुझे एक बात बताओ, शादी ब्याह का फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मल डे में हमारी जो फैमिली में जो लेडीज होती है, हमारी चाची मम्मी बुआ बहनें, नॉर्मल डे में कोई भी कपड़ा पहने, किसी भी कलर का, कोई भी कपड़े का मतलब है मेरा किसी भी कलर का, वो ब्लैक पहने, ब्लू पहने, पिंक पहने, रेड पहने, ऑरेंज पहने, मर्जेंटा पहने, अरखेंटा पहने, बरजेंटा पहने, जो भी जितने इनके कलर होते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हल्दी वाले दिन कौन सा कलर पहनना है? हल्दी वाले दिन कौन सा कलर पहना जाता है? जिस दिन हल्दी होती है तो हमारी फैमिली में सारी लेडीज कौन सा कलर का कपड़ा पहनती हैं? बताओ मुझे।
बताओ, मैं तुम्हें डेली लाइफ से जोड़ के बताऊंगा भाई। येलो, येलो, येलो। मेहंदी वाले दिन कौन सा कलर पहनना है? मेहंदी वाला कलर पहनना है। अब उस दिन उनकी मजबूरी है, उस दिन मजबूरी है ना, उस दिन उनकी मजबूरी है। मजबूरी को मैं नाम दे रहा हूं बेड़ियों का। अब हाथों में चूड़ियों से बाहर आ जाइए, हाथों में बेड़ियां आ जाएंगे, जो हा कलर आप पहने हो। तो आपकी हल्दी हल्दी है क्या आज? क्योंकि आजकल तो फैमिली में सारे लोग पहनने लगे हैं। बेड़िया समझते हो? बेड़िया मतलब मजबूरी है। मैं इन्हें बोलता हूं टाइम डिनोटिंग वर्ड। मैं कुछ अपनी टर्म्स यूज करता हूं, ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है इंग्लिश की, ये मेरी टर्म है, इन्हें मैं बोलता हूं। आपको पता ही होगा हर चीज में मेरी कुछ अपनी अलग चीजें हैं, हर चैप्टर में मेरे कुछ अपने अलग फंडे हैं उसे समझने के, बिल्कुल मेरे फंडे हैं वो, आपको किसी और टीचर पे कहीं नहीं मिलेंगे। हर टीचर के होते हैं, शायद बाकी टीचर्स के अपने फंडे होते हों। मैं इन्हें बोलता हूं टाइम डिनोटिंग, इसको नया टाइम नाम देते टेंस डिनोटिंग वर्ड, टेंस डिनोटिंग वर्ड। मैंने इन्हें नाम दिया, अब तक मैं इन्हें टाइम डिनोटिंग वर्ड बोलता था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी बनेगी, मैं इन्हें नाम दे रहा हूं टेंस डिनोटिंग वर्ड। अगर किसी सेंटेंस में आपको यस्टरडे दिख जाए, अगर गलती से किसी सेंटेंस में आपको जिस क्लॉज में दिखे, याद रखना जिस क्लॉज में दिखे, एगो दिख जाए, द डे अदर डे दिख जाए, द प्रीवियस डे दिख जाए, द डे बिफोर दिख जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग, पास्ट की कोई ईयर, पास्ट का कोई मंथ दिख जाए, चार बातें बताऊंगा। किसी सेंटेंस में अगर आपको एगो दिख गया, किसी सेंटेंस में अगर आपको लास्ट दिख गया, किसी सेंटेंस में अगर आपको यस्टरडे दिख गया, किसी सेंटेंस में आपको पास्ट की कोई ईयर, जैसे 2025 पास्ट की ईयर, पास्ट का कोई मंथ, जैसे जनवरी बीत चुका है, पास्ट का मंथ है, अगर ये दिख जाए तो आपके हाथों में क्या है? बेड़ियां हैं, आप फिर कहीं और नहीं जा सकते हो। आप उस सेंटेंस को, उस क्लॉज को पास्ट एंड डेफिनेट में बनाओगे। वो सारी चीजें अभी आपकी क्लियर होंगी। अब समझना तुम टेंस। अब टेंस असली यहां से शुरू हुए तुम्हारे। आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लेता है हैज हैव हेड के बाद V3 आती है, फिनिश्ड आया है, रीडिंग जेरेंड बना हुआ है, दैट बोला है, सिंगुलर वर्ब नाउन चाहिए, एंटायर एडजेक्टिव है, नोवेल नाउन है। दुनिया की कोई ताकत इस सेंटेंस को यहां तक गलत नहीं कर सकती, कोई भी ताकत, कोई मतलब कोई, ना अंग्रेज गलत कर सकते हैं और ना तुम्हारे चाइनीज से गलत कर सकते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति सेंटेंस को यहां तक गलत नहीं कर सकता, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं, ना मैं ना मेरे पापा, कोई नहीं। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना रहे यहां तक, क्यों? यहां तक सेंटेंस में कोई टेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं आया, कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं कि वो इस टेंस में दिखा रहा है इसको, कि वो दिखाए कि ये इस टेंस का है। जैसे ही सेंटेंस में यस्टरडे दिखा, अब लगी मेरे हाथों में बेड़ियां। क्या लगी? अब मेरे हाथों में बेड़ियां हैं मेरे भाई। बेड़िया समझते हो? जंजीर, हथकड़ी लग गई अब मुझे। अब मैं किसी और टेंस में नहीं बना सकता इसे। यस्टरडे वाला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में बने हैं, तो अब मुझे यू बनाना पड़ेगा हैव फिनिश्ड की जगह V2 में, फिनिश्ड में। अब बताओ, अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनी या नहीं बनी? सारा खेल टेंस डिनोटिंग वर्ड का रहने वाला है। ये टेंस डिनोटिंग वर्ड है, ये पूरे सेंटेंस को अब लीड करेगा। नहीं, कौन सा गलत है?
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द कंपनी सब्जेक्ट इज लॉन्च्ड V2 है। कंपनी इज लॉन्च्ड, कंपनी इज लॉन्च्ड, इट्स, सेंटेंस वैसे ही गलत है। कंपनी इज लॉन्च, कंपनी को लॉन्च किया गया। अगर मैं सेंटेंस में यहां पे ये लिख दूं ना, हैड लॉन्च्ड, हैड, चलो ऐसे लिखते हैं, मान के चलो या हैड है। द कंपनी हैड लॉन्च्ड, कंपनी लॉन्च कर चुकी थी इट्स फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन, उसकी पहली मोबाइल एप्लीकेशन। अगर सेंटेंस यहां तक है, दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती, ना अंग्रेज, ना चाइनीज, ना जापानीज, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में एगो दिखा, अब दुनिया की कोई ताकत इसे पास्ट इंडेफिनिट से अलग नहीं बना सकती, पास्ट इंडेफिनिट से अलग नहीं बना सकती। अब मेरा जो सेंटेंस है वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये तो पास्ट परफेक्ट है, हैड लॉन्च्ड तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा द कंपनी लॉन्च्ड V2। अब बात समझे तुम? अब देखो मैं पुराने वाले एग्जांपल अब तुम्हें समझाता हूं। इस सेंटेंस में यस्टरडे आया, तो मैंने बोला सिर्फ वॉकड आएगा, वॉक नहीं आएगा। आई वॉक टू द पार्क, ये भी तो हो सकता है। अब देखो, अगर सेंटेंस में यस्टरडे नहीं है, बात को समझना, थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई बात को, क्योंकि मैं तो चाहता हूं आप लोग अच्छे से समझ के जाओ, अच्छे से सीख के जाओ। अब आप क्या चाहते हो वो आपको पता होगा। मैंने यस्टरडे को छिपा दिया, सेंटेंस इतना है। अब इस सेंटेंस को, अब इस सेंटेंस को दो तरीके से सही किया जा सकता है। ये सेंटेंस आई वॉकड टू द पार्क भी ठीक है, आई वॉक टू द पार्क भी ठीक है, आई एम वॉकिंग टू द पार्क भी ठीक है, आई विल वॉक टू द पार्क ठीक है, आई वुड वॉक टू द पार्क ठीक है, आई कैन वॉक, मतलब आई वॉज वॉकिंग टू द पार्क ठीक है, आई हैव वॉक टू द पार्क ठीक है, आई हैड वॉक टू द पार्क ठीक है। कहने का मतलब है, अगर सेंटेंस में कोई टाइम डिनोटिंग, टेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं है, तो 12 के 12 टेंस में से किसी में भी बना हुआ गलत नहीं है। अगर जैसे ही ये छुपा रुस्तम दिखा यस्टरडे, अब ये कौन सा टेंस डिनोटिंग वर्ड है? ये है पास्ट इंडेफिनिट को, इसलिए मैंने इसे V2 में बनाया। किस किस को ये बात समझ आई? जैसे इस सेंटेंस में आप देखो, इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो टेंस को डिनोट कर रहा हो। इसका मतलब इस सेंटेंस में बेक तो गलत है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। इसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकता था और पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकता था, क्योंकि टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं था। टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो किसी में भी बना सकते हो। बात समझे? आपको देखना है कि मेरे को कितनी हिंट मिलती है, आपको सिर्फ ये देखना है। अब जैसे इस सेंटेंस में जो गलती थी, इस वाले सेंटेंस को अगर आप देखो, इस सेंटेंस में जो गलती थी, इस सेंटेंस में दे कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं था जो किसी टेंस को दिखा रहा हो। इसको आपको पता है, दे के पास दे के साथ विजिट तो नहीं आ सकता, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल गलत है। तो फिर क्या क्या आ सकता है? अब इसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकता हूं, पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकता हूं, क्योंकि टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया है। सेम वही बात इस सेंटेंस में हुई, लेकिन इसमें तो डिड के साथ हेल्पिंग वर्ब भी गलत दे रखी थी। सही है मेरे भाई? अब आप समझे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। जैसे ही मेरे हाथों में बेड़ियां लगेंगे तो फिर मैं उन बेड़ियों के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूंगा। आप फटाफट करते हुए चले जाओगे आप। वी हैव प्रेजेंटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट द डे बिफोर, द डे बिफोर आ गया ना। मैंने बोला द डे बिफोर किसको दिखाता है? पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है। तो वी सब्जेक्ट हैव प्लूरल है, हैव हैड के बाद V3 आता है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। अगर ये द डे बिफोर नहीं होता तो ठीक था, द डे बिफोर आ गया, अब मैं पास्ट इंडेफिनिट में बनाऊंगा, मेरी मजबूरी है तो मैं वी प्रिपेयर्ड लिखूंगा बस। अब मेरी मजबूरी कर दी द डे बिफोर ने। बात समझन में आ रही है? तो सारा खेल
टेंस डिनोटिंग वर्ड का है, टेंस डिनोटिंग वर्ड का है। मैनी आइकॉनिक मूवीज, मूवीज प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है, हैज हैव हैड के बाद V3 आती है। इन द थिएटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इन 1997, 1997 बीत चुकी है, पास्ट की ईयर है। अगर किसी सेंटेंस में पास्ट की ईयर आ जाए तो वो सेंटेंस मेरी मजबूरी है V2 में बनाना। मैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना सकता, मैं उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाऊंगा। एक्टिव वॉइस में तो ये आता है। देखो ये वाले वर्ड जो है ना, हम यहाँ पे एक चीज और लिख लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन वाले वर्ड्स को हम या तो बनाते हैं V2 में, या फिर हम बनाते हैं वॉज, वर प्लस V3 में। अब ऐसा क्यों? ये तो है एक्टिव वॉइस, दोनों टेंस वही है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज वर प्लस V3 पास्ट इंडेफिनिट है। V2 की पैसिव वॉइस होती है वॉज वर प्लस V3। V2 को ही पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस V3 में बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल मैं यहां पे आपको दे देता हूं कि भाई आई हेल्प्ड सबो, आई हैड हेल्प्ड सबो यस्टरडे। आप बोलोगे सर जी सेंटेंस गलत है, सेंटेंस में यस्टरडे आया है, यस्टरडे वाला सेंटेंस हैड हेल्प में नहीं बनेगा, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा V2। बिल्कुल ठीक है। अब इस सेंटेंस की ये तो एक्टिव वॉइस है, आई हेल्प मैंने हेल्प करी, ये तो है एक्टिव वॉइस। अगर मैं इसकी पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो वो बनेगा सबो वॉज हेल्प्ड बाय मी यस्टरडे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यस्टरडे वाला सेंटेंस अब वॉज वर प्लस V3 बिल्कुल सही है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है, बस ये बात आप पैसिव वॉइस में समझोगे। ठीक है, तो अगर यस्टरडे वाले सेंटेंस में वॉज वर प्लस V3 दिखे तो समझ जाना वो V2 की पैसिव वॉइस है, वो V2 की पैसिव वॉइस है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आर फैमिली was going on a memorable hiking trip to the mountains in August। अब देखो फैमिली जा रही थी, देखो was going से पता चला भाई एक्शन जो है पास्ट का है, पास्ट का है। अब इसका मतलब है जब ये बात किसी ने लिखी तब तक अगस्त बीत चुका था, ये पास्ट का मंथ है। मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोलूं, मैंने ना मार्च में अपने कुछ टेस्ट कराए थे। अब मैंने कराए थे इसका मतलब मार्च बीत चुका है, मैं पिछले साल मार्च की बात कर रहा हूं। ये क्लियर हो गया? तो पास्ट यहां से पता चला कि जो अगस्त है पास्ट का महीना है, तो अब मैं इसे V2 में बनाऊंगा। द फैमिली वॉज गोइंग की जगह मैं वेंट कर दूंगा। बात समझे? भाई एक्शन पास्ट में हुआ, तो जैसे ही एक्शन पास्ट में हो इसका मतलब ये जो टाइम डिनोटिंग वर्ड है, ये टेंस डिनोटिंग वर्ड है, ये पास्ट का है, पास्ट का महीना है, तो इसलिए मैंने इसे V2 में बना दिया। चलो ये बात मेरे कितने साथियों को समझ आई? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पास्ट इंडेफिनिट, और ये आधारशिला है, इसी वाले रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे टेंसेस पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन 6 में डाउट है, आप दोबारा क्वेश्चन 6 को रिपीट कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 6 आए हैं। कौन से का क्वेश्चन 6 आप बोल रहे हो? इसमें तो क्वेश्चन ही 5 है। क्वेश्चन 6, इसमें क्यों डाउट है आपको? क्वेश्चन 6 में कौन सा डाउट हुआ आपको? क्वेश्चन 6 में इतना इजी तो है ये। आई डिड नॉट सी योर मैसेज अंटिल आई रीच द ऑफिस दिस मॉर्निंग। क्यों क्यों एरर है बताओ? रीडिंग क्यों चेंज होगी? यार कलम से आगे मत जाओ प्लीज। क्या मेरी कलम वहां तक पहुंच गई कि जी रीडिंग चेंज होगी? वो जेरेंड है, मैंने आपको जेरेंड नहीं पढ़ा है, वो वर्ब एडवांस का पार्ट है।
वर्ब एडवांस हम टेंस के बाद पढ़ेंगे, वो वर्ब एडवांस का पार्ट है। मतलब आप ऐसे समझ रहे हो कि आप समझ रहे हो टीचर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और पूछ रहे हो रूट के क्वेश्चन, सर जी रूट के क्वेश्चन, ये रूट वाला समझ में नहीं आया। भाई रूट पढ़ाया थोड़ी है तुम्हें अभी। जितनी भी मेरी पास्ट की डिस्कवरीज हैं, पास्ट की इवेंट है, पास्ट की घटना है, पास्ट की स्टोरी है, वो सब किसमें बनता है? किसमें बनता है? ये जो बोल रहे हैं ना भाई वॉज क्यों कट गया, सॉरी मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, मैं नहीं समझा सकता, सॉरी, मुझे माफ कर दो, कान पकड़ के मुझे माफ कर दो, मैं नहीं सिखा पाऊंगा आप। दूसरे टीचर पढ़ा रहे, आप वहां सीख लो जाके भाई। हद है यार, वॉज क्यों काट दिया भाई? बता रहा हूं टेंस डिनोटिंग वर्ड आया है तो उसी टेंस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। बताओ। चलो, कोई भी पास्ट की डिस्कवरी, खोज, या कोई भी इवेंट हो जो पास्ट को दिखाता हो, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। कोलंबस हैज डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। अब यहां पे फाइंड और डिस्कवर में दो मीनिंग देख लेना। एक होता है फाउंड। फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। और इन्वेंट का मतलब होता है बनाना। अंकित सर ने आरडब्ल्यू फाउंड किया, स्थापित किया, आरडब्ल्यू को फाउंड किया। फाउंडर है, फाउंडर ऑफ आरडब्ल्यू अंकित सर है। इन्होंने आरडब्ल्यू को खोजा, मतलब आरडब्ल्यू को एक बनाया है। डिस्कवर का मतलब है कोई चीज ऑलरेडी है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो जो कोलंबस था उसने ऐसा तो है नहीं अमेरिका को बना दिया। अमेरिका एक, भाई पहले क्या था, ये हमारी पृथ्वी है, जगह 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 पानी है भाई साहब, फोन वगैरह थे नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ये जो मैंने एरिया बनाया ये पानी है, ये ब्लैक एरिया में जगह जगह लोग रह रहे थे यहाँ। तो लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं था। तो ये वाले लोग रह रहे हैं, इनको लगता था यही दुनिया है, दुनिया में और कुछ है ही नहीं। ये लोग रह रहे हैं, इनको लगता है यही दुनिया है, दुनिया में और कुछ है ही नहीं। तो कोई इस दुनिया का व्यक्ति नाव लेके निकल आया और इस दुनिया के लोगों से मिला और इसका नाम अमेरिका रखा, मतलब इसका नाम अमेरिका था। तो ये जो व्यक्ति था वो था कोलंबस। उसने अमेरिका को खोजा, मतलब ये वाले लोग नहीं जानते थे अमेरिका कहाँ है कैसे है। लोगों का एक दूसरे से क्या नहीं था, कांटेक्ट नहीं था। ऐसे डिस्कवर चीजें हुई। जैसे कोलंबस ने किसने खोजा था इंडिया को? अरे मैं नाम भूल जाता हूँ, मुझे आदत है भाई नाम भूलने की। ठीक है, तो कोलंबस हैज डिस्कवर्ड नहीं आएगा, डिस्कवर्ड आएगा, क्योंकि पास्ट की घटना है। नहीं कर सकते। जब मैंने बोला पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो क्या हैड V3 पास्ट इंडेफिनिट है? बस मुझे इतना बता दीजिए। मैंने बोला पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है V2 होता है। आपको पता है हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट होता है। तो भाई हेड प्लस V3 क्यों लगा दोगे तुम? हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट को नहीं दिखाता है। ग्राहम बेल हैज इन्वेंटेड द टेलीफोन। पहले टेलीफोन नहीं था, वास्को डिगामा ने इंडिया को खोजा। मुझे नाम भूलने की आदत है, मुझे गांव के नाम, लोगों के नाम नहीं रहते याद। मैं गजनी हूं पिछले जन्म का, पता नहीं। बहुत बहुत बुरी याददाश्त है मेरी, बहुत बुरी। शायद आप में से किसी की इतनी बुरी याददाश्त ना हो। मैं किसी व्यक्ति को मिलके 4 बार भी मिल लिया तो एक बार जब मिलूंगा 5वीं बार तो ये इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है। अभी हमारे साथ ऐसा हुआ, एक मैं फंक्शन में गया, एक व्यक्ति मेरे सामने से 4 बार गुजरा और उसने सर नमस्ते किया और मेरी तरफ 4 बार हंस के वो ठीक है और ये करके चला गया। मतलब एक बार मिलके ऐसे करके और 3-4 बार सामने से मुस्कुराकर, मैं बस इसी ख्यालों में, मेरी टेंशन है ये है कौन। अब देखो मैं पार्टी भी इंजॉय नहीं कर पाया, मैं सोच रहा हूँ ये है कौन, है कौन ये। घर आके सोच रहा हूँ ये है कौन, बाद में याद आया अरे यार 2 बार तो मैं इसके घर चला गया, 2 बार मैं उसके घर जा चुका था, बताओ अब। इतनी बुरी याददाश्त है मेरी। इसका मतलब कभी कोई ऐसी बात हुआ करे तो ये मत मानना सर जी को आता नहीं, ये मान लेना सर जी गजनी है। ग्राहम बेल ने
टेलीफोन को इन्वेंट किया था। कोई भी इन्वेंशन हो, कोई भी फैक्ट हो, पास्ट की घटना हो, हम सीधा सीधा V2 में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी, पढ़ लिया आपके कमेंट भी, बताओ। मैं चाह रहा हूं आज हम पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर ले। इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 पास्ट की ईयर है ना। अब मैंने बोला पास्ट की ईयर वाला सेंटेंस बनता है सिर्फ V2 में, तो गॉट आएगा सिर्फ। आर्यभट्ट हैज डिस्कवर्ड जीरो। अब आर्यभट्ट ने जीरो को डिस्कवर किया तो पास्ट में, तो हैज डिस्कवर्ड नहीं आएगा, सीधा डिस्कवर्ड आएगा। 1948 पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना सीधा सीधा V2 में बनती है, हैज डाइड नहीं आएगा, सीधा डाइड आएगा। गांधी जी 1948 में परलोक चले गए, पास अवे हुए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं और क्वेश्चन देख लीजिए। 1945 पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना को हम किस में बनाते हैं, V2 में बनाते हैं, एंडेड होगा। 1969 पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना V2 में बनती है, पास्ट इंडेफिनिट में बनती है, बस सिंपल सी बात है। भैया आपने जीके जीएस कैसे कवर किया था? मैंने जीके जीएस कैसे कवर किया था? जैसे मैंने वोकैब याद की थी, ऐसे ही मैंने जीके जीएस किया था। मेरा रिलेटिंग मेथड बेसिकली मैंने जीएस के लिए तैयार किया था। जैसे आप मुझे अभी कोई फैक्ट बताओ, कोई एक फैक्ट बताओ, कोई जीके का क्वेश्चन बताओ, मैं तुरंत तुम्हें ऐसा रिलेट कर दूंगा, फिर तुम उसे नहीं भूलोगे। बोल दो कोई भी फैक्ट। जैसे अभी क्वेश्चन है, वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी। कौन सा देश है, कौन से लोग हैं जो अपने देश को माँ बोलते हैं? कौन से लोग हैं? कौन से लोग हैं? एकमात्र देश है भारत जिसके लोग अपने देश को माँ बोलते हैं। भारत माता की जय। तो वास्को डी गामा, तो माँ वाले देश की खोज वास्को डी गामा ने की थी, है ना। तो इस तरीके से मैंने याद किया था। भारत के लोग बोलते हैं वास्को डी गामा, हम अपने देश को माँ बोलते, तो हमारी खोज में माँ छिपा हुआ है जिसने हमारी खोज करी। ऐसे मैं करता था। पॉलिटी तो मैंने ऐसे ऐसे याद की है कि तुम 17 आर्टिकल 17 में है ना, 16-17 में छेड़खानी वाला, तो मैंने ऐसे ऐसे याद की है, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मैं सामने से क्वेश्चन नहीं बता सकता, मेरे सामने ऑप्शन रख दो, मैं ऑप्शन में क्वेश्चन ढूंढ लूंगा। हाँ, चौरी चौरा कांड कब हुआ बताओ मुझे, अभी बता दूंगा मैं तुम्हें, उसका याद करने की ट्रिक बता दूंगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ। ये चीजें मैं ऐसी, मैं खुद का वो नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन चीजों को अप्लाई करो, आप भी वोकैब में ऐसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बताओ चौरा चौरी कांड कब हुआ, फिर मैं आपको उसे याद करा देता हूँ। बताओ भाई चौरा चौरी कांड कब हुआ? अच्छा जी, अब देखो, चौरा चौरी कांड जो हुआ था बिल्कुल 1922 में हुआ था, 22 में हुआ था। अब मैं इसे याद करूंगा, चोरा चोरी, तो दो मिले हुए से नाम है ना, चोरा चोरी, छोरा छोरी, छोरा छोरी, चोरा चोरी, छोरा छोरी, मिले हुए नाम है। 22 में वही तो आ रहा है, 1922, 1922। 22 साल के लड़के लड़कियों को ही छोरा छोरी बोला जाता है। अब ये मैंने उस टाइम पे याद नहीं की थी, मैंने अब अपने लिए ट्रिक बनाई है। भाई चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ, चौरा चोरी छोरा छोरी, छोरा छोरी, 22 साल के छोरा छोरी होते हैं, ऐसे याद रह जाएगा, मैं नहीं भूलूंगा इसे। हाँ जी, फेब में हुआ था, तो फेब महीने में तो वैलेंटाइन डे आता है, छोरा छोरी बहुत चोरी करते हैं, तो और अच्छे से महीना भी याद रह जाएगा, महीना भी याद रह जाएगा।
अब आपसे कोई पूछ ले चोरा चोरी कांड कब हुआ, तो आपको चोरा चोरी, छोरा छोरी, 22 साल के छोरा छोरी याद रह जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे याद करता था जीएस। मतलब जीएस को टाइम नहीं दिया, ऐसा नहीं है जीएस हमारी बहुत बुरी है, हमारे याद करने का तरीका थोड़ा अलग था। चलो, आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, आपको इस तरीके से जीएस याद करनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। खिलाफत मूवमेंट 1919, सबसे ज्यादा खिलाफत कौन करते हैं? 19 साल के लड़के ही खिलाफत कराए। 19 लिखने में ही खिलाफत दिख रहा है, 19 तो दिखता ही खिलाफत जैसा है। 19 साल का होते ही लड़का अपने बाप का विरोध करने लग जाता है, खिलाफ जाने शुरू हो जाता है। ऐसे याद किया था मैंने, छोड़ो, ऐसे याद कर सकते हो, कहने मतलब ये। अब यहां जाओ, वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। अगर किसी क्लॉज में आपको इट्स टाइम दिखे, इट्स हाई टाइम दिखे, इट्स अबाउट टाइम दिखे, इट्स अपॉर्चुनेट टाइम दिखे, इसका मतलब है बिल्कुल सही समय है, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। इन सब का एक मीनिंग है बिल्कुल सही समय है, देर, कहीं देर ना हो जाए, ना हो जाए, मतलब ये बिल्कुल राइट टाइम है, देर ना हो जाए कहीं, ये इसका मीनिंग है। इसके बाद तीन केस आती हैं, इसके बाद तीन केस आ सकते हैं। अगर इनके बाद कोई भी या तो आपको नाउन दिखे या फिर प्रोनाउन दिखे, जो प्रोनाउन होगी वो सब्जेक्टिव केस वाली होगी, तो इनके बाद वाला जो क्लॉज होगी वो V2 में बनेगी, ठीक है। और टू के बाद क्या आता है? मैंने आपको 20 बार बताया, टू के बाद V1 आता है। अगर इनके बाद फॉर आती है तो नाउन आएगा, तो कोई नाउन आएगी। इट्स टाइम टू डिस्को, वही रूल है ये, इट्स टाइम टू डिस्को, ठीक है। गाना सुना आपने, टू के बाद V1 आता है। अब मैं बताता चलता हूं आपको। इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट स्टडिंग फॉर द एग्जाम, इट्स हाई टाइम, बिल्कुल सही समय, कहीं देर ना हो जाए, हमें एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, ये इसका हिंदी मीनिंग। आपको पता है इट्स टाइम के बाद वी आया है सब्जेक्टिव केस, तो वर्ब आएगी V2। बात समझन में आई मेरे भाई? इट्स अबाउट टाइम, बिल्कुल सही समय, देर ना हो जाए, उसे अपनी गलती का रियलाइज हो जाना चाहिए, ही रियलाइज्ड, बिल्कुल सही समय है, कहीं देर ना हो जाए, वह अपनी गलती रियलाइज कर ले, ठीक है। चलो, इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आ गया मतलब सब्जेक्ट है, तो बाद में वर्ब आएगी V2, टुक आएगा, ठीक है। इट्स टाइम टू, टू के बाद हमेशा V1 आवे, तो लीव आएगा, और लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। चलो, इट्स हाई टाइम, टू के बाद V1 आता है, स्टार्ट आएगा, इट्स टाइम टू लंच, नहीं, आगे लंच नाउन है, तो लंच से पहले टू नहीं आएगा, फॉर आएगा। या तो इट्स टाइम टू ईट लंच करो, या तो बोलो इट्स टाइम टू के बाद ईट लंच, या हैव लंच, या बोलो फॉर लंच। बात समझन में आई? आई बात समझन में या नहीं आई? इट्स अबाउट टाइम के बाद फॉर आ गया, इट्स अबाउट टाइम फॉर V2 मेक अ डिसीजन। ये क्वेश्चन सही करो, क्वेश्चन सही करो, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो। मुझे भरोसा है तुम कर लोगे, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा है।
1.5 घंटे की क्लास में 2 घंटे का कंटेंट मिलता है, क्योंकि मैं पूरी एक क्लास में पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा पाता था, और 1.5 घंटे की क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ा दिया और पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ा दिया। 1.5 घंटे की क्लास में 2 घंटे का कंटेंट डिलीवर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है। इट्स अबाउट टाइम बिल्कुल सही समय है फॉर प्रेपो, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। मैंने बोला फॉर के बाद नाउन प्रोनाउन ही तो आएगा, तो अस आएगा, टू के बाद V1 आएगा, मेक अ डिसीजन। बिल्कुल सही समय हमारे लिए, देर ना हो जाए कहीं, अब हमें एक निर्णय ले लेना चाहिए, डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक है, चलो। आज मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसी आदतों को बताता है जो प्रेजेंट की हो, प्रेजेंट की हैबिट हो, प्रेजेंट के रूटीन एक्शन हो, या हैबिचुअल एक्शन हो, या यूनिवर्सल ट्रुथ हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, जो पास्ट की घटना बताए। पास्ट इंडेफिनिट की बहुत इजी शर्त है, सेंटेंस में अगर एगो आ गया, सेंटेंस में अगर, पास्ट इंडेफिनिट की ये शर्त है कि अगर किसी सेंटेंस में एगो दिख जाए, लास्ट दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, पास्ट का कोई ईयर मंथ दिख जाए, तो आपकी मजबूरी है ऐसा सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में करता हूं। ठीक है, चलो। उसके बाद फिर मैंने बताया एक तीसरा केस कि इट्स अ टाइम, हाई टाइम, अबाउट। फिर मैंने बोला पास्ट की जितनी भी डिस्कवरीज, इन्वेंशन है, घटनाएं हैं, वो सारी पास्ट इंडेफिनिट में जाती है। फिर मैंने बोला इट्स टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, अपॉर्चुनिटी टाइम वाला जो टेंस है, ये मेरा किस में बनता है? ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, अगर बाद में सब्जेक्ट आ गया। टू के बाद V1 आता है, फॉर के बाद नाउन प्रोनाउन आते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, टू के बाद तो V1 ही आता है, टू के बाद तो V1 ही आता है, और सब्जेक्ट आ गया तो V2 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, कई बार मुझे भी हर्ट हो जाता है। एक्चुअल में हर्ट किससे होता है? जिसे आप अपना मानते हो। आप रोड पर जा रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति को कुछ नुकसान किया, क्या तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति, मतलब दूसरे तीसरे से आपको हर्ट होता ही नहीं है। कोई रोड पे अनजान व्यक्ति आपको कुछ बोल जाए, आपको गाली भी दे जाए, तो आपको बहुत ज्यादा देर वो चीजें फील नहीं होंगी। आपको फील होता है अगर आपके किसी खास अपने ने आपको कुछ बोल दिया हो। तो शायद मैं आप लोगों को अपना मान चुका हूं, इसलिए कई बार मैं ना चाहते हुए भी आप लोगों को थोड़ा सा धमका भी देता हूँ, है ना। थोड़ा सा मिसबिहेव भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं कई बार आपके रिप्लाई से हर्ट हो जाता हूँ। तो आपको भी मेरी ऐसी बातों से कई बार अगर मैं आपकी थोड़ी बहुत बेइज्जती भी करूं, तो माइंड नहीं करना है, समझ जाना है कि सर थोड़े से दूसरे टाइप के हैं, वो अब मैं अपना मान के ही पढ़ाता हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये, मैं वो स्टूडेंट और टीचर वाले रिश्ते में ना मान के अपने भाई बहन, अपने दोस्त मान के पढ़ाने लग जाता हूँ। तो फिर वही उसी तरीके का बिहेव करने लगता हूँ। नहीं, हर्ट ही होता है। हर्ट किसने बोला? हर्ट होता है। चलो, यहाँ पे हमारी क्लास ओवर होती है, आप लोग जा सकते हो। अगर आपके कुछ अब डाउट है, अब सिर्फ 5 मिनट आपके डाउट पर बात होगी। जी, मौर्य जी, लव यू टू। हाँ, गॉट V2 है, गेट गॉट गॉट, गॉट V2 ही है, गेट की V2 गॉट होती है, मॉडर्न इंग्लिश में गॉट यूज करते हैं। बताओ। बिल्कुल अपने ही डांटते हैं। 1 2 3 4 से एग्जाम रह जा रहा है, आपका दर्द कोई नहीं समझ सकता। पता है, जब आप 1 2 3 4 5 नंबर से रहते हो तो आप काबिल होते हो, और जो काबिल ना हो उसको दुख नहीं होता किसी चीज का। सबसे बड़ा दुख यही होता है कि आप काबिल होते हुए और आप सफलता ना पाओ। आपके अंदर काबिलियत है कि आप 10 सीढ़ियां चढ़ सकते हो और आप 5वीं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हो। तो ये बहुत भाई जिंदगी भर रिग्रेट होगा आपको। इससे ओवरकम कर लो, और ओवरकम करने का तरीका ये है कि ऑड डेज में और ज्यादा पढ़ो। 2 नंबर से रह गए, मेहनत डबल कर दो। मेहनत का मेरा मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करो। जो भी एग्जाम दे रहे हो रोज मॉक लगाओ, एक मॉक रोज लगा लो। ये सोच लो मेरी ऑक्सीजन है, तैयारी की ऑक्सीजन मॉक होता है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है।
अगर आप 1-2 नंबर से रह रहे हो इसका मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट है। जो किसी भी तैयारी में ऑक्सीजन का काम मॉक करता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट टाइम में लोग यूपीएससी निकालते, तुम सीजीएल के लिए अपने आप पे शक कर रहे हो। क्यों नहीं निकलेगा? ये कंफर्ट जोन में तुम रहना चाह रहे हो। स्नेहा जी, गुड़िया, आप सिस्टर कंफर्ट जोन में रहना चाह रही हो। अपने ऊपर शक वही करता है जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। पहले से पहले ही माइंड को ये प्रिपेयर कर रहा है, नहीं भी निकला तो तुझे ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना, ज्यादा दुखी नहीं होना है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दो, मेरा निकलेगा, मैं 100% निकालूंगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा आपको। जी। क्वेश्चन 50% बन रहे हैं, बहुत है। पहली बार पढ़ के मेरे से 50% नहीं बनते थे, पहली बार पढ़ के। अभी पहली बार पढ़े हो, आखिर तक चीजें पढ़ोगे तो पहले की चीजें क्लियर होगी, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, 90% स्कोर आएगा, 100% भी आएगा, वो क्या बच्ची कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, क्या हुआ फर्स्ट टाइम देना? कोई ना कोई, हमेशा हमने भी कभी ना कभी एग्जाम फर्स्ट टाइम ही दिया होगा। माइंड में उन्हीं के थॉट आते हैं जो अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं। और तुम दूसरों से क्या उम्मीद करोगे अगर तुम खुद अपनी क्षमताओं पर शक कर रहे हो? पुरानी चीजें भूलना, आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो। मुबारक हो, कोई नई बात नहीं है, सब भूलते हैं। जब बार बार रिवीजन होगा पुरानी चीजें भी याद होने लगेंगी। क्लास को एक बार ही रिवाइज करना है, नोट्स 3 से 4 बार रिवाइज करने होते हैं। और बताओ। मैं अपने सब्जेक्ट का क्विज अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, और उसे आप तब ज्वाइन करना जब आप सीजीएल एग्जाम दे लो। फिर बोलना हम विपिन सर से पढ़े थे, उन्होंने हमें क्विज नहीं दिए थे। टेलीग्राम चैनल पर रोज क्विज दे रहा हूँ 4 बजे, जितना आज पढ़ाया उसी क्वेश्चन का 4 बजे क्विज मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर। राज कपूर मेरे भाई, बुक बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ना क्या है ये आपको आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मत लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जरूरत की नहीं है। तो या तो आपको ये पता हो पढ़ना क्या है, किसी के गाइडेंस में आपको पता हो पढ़ना क्या है। बुक अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर है। प्रैक्टिस का रिसोर्स नहीं मिल रहा, टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस करा तो रहा हूँ। और क्या रिसोर्स चाहिए? फ्री के रिसोर्स समझ नहीं आते ना, मैं अच्छे नहीं लगते। बताओ। इंग्लिश के डबल नोट्स बनाने, एक सीधे हाथ से एक उल्टे हाथ से। इंग्लिश के 2 नोट्स बनाने हैं। पहले सीधे हाथ से लिख के नोट्स बनाने, फिर उल्टे हाथ से लिख के नोट्स बनाने इंग्लिश के। आस्था जी, ठीक है, दोनों हाथों से नोट्स बनाना। क्लास मिस हुई वो तो आप ही को कवर करनी होंगी, उनके बारे में आप जानते हो, कोई और नहीं जानता है। जी। पवन सिंह, लव यू टू मेरे भाई। और बताओ। ठीक है। बिल्कुल। चलो, अब मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय। थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।